हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं? और जैसा कि अभी पिछला जो लेक्चर था हम लोगों का मेटलर्जी धातु कर्म, वो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, कुछ पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दिया था जिसके थ्रू आप नोट्स बना लेंगे। कोचिंग खोलने के बाद भी फिर मैं नोट्स तो नहीं बनवाऊंगा उस बैच में, लेकिन उसको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आपको समझा करके कम समय में। वो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप सभी लोग नोट्स बनाते रहेंगे। मैं वैसा ही चैप्टर अभी सेलेक्ट कर रहा हूं जो कि इजी भी हो और जिसका आपको नोट्स बनाना हो, और खुद से भी समझ करके नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स भी थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए। और उसी सिस्टमेटिक वे में आप नोट्स बनाएंगे, कंपटीशन के लिए भी वो आपके काम आएगा और बोर्ड के हिसाब से भी काम आएगा, दोनों के लिए। चलिए, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, उस चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में केमिकल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमारे आसपास चाहे वो फूड हो, चाहे रसायन हो, चाहे मेडिसिन हो, सब में केमिकल यूज हम लोग करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में केमिकल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस चैप्टर में यही सारी बातें हम लोगों को पढ़नी है बच्चों। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत बड़ा भी नहीं है। 2 या 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर तक में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर और आसानी से आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ऑर्गेनिक में टच नहीं कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ऑर्गेनिक में सोचता हूं कि मैं आपको ऑफलाइन ही पढ़ाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसा होगा सिचुएशन के हिसाब से वैसा किया जाएगा। अगर नहीं खुलता है, गवर्नमेंट का आदेश नहीं आता है, तो उस तरीके से भी मैं पढ़ाऊंगा कि ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों इस चैप्टर में औषधि के बारे में कि ड्रग्स क्या है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा, मैं समझाने के लिए इसको दोबारा इसका मैं वीडियो भी बना दे रहा हूं। औषधि क्या है, जिसको हम लोग ड्रग्स कहते हैं, जिसको मेडिसिन कहते हैं, दवाई कहते हैं, वो क्या है? तो कहा गया कि औषधि जो होते हैं वो कम अणुभार मतलब 100 से लेके 500 यूनिट तक के रासायनिक यौगिक होते हैं और शरीर में बृहद आणविक लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन करके जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस देते हैं। तो जब जैविक प्रतिक्रिया चिकित्सीय हो और लाभदायक हो तो इन यौगिकों या रसायनों को औषधि कहा जाता है। मान लीजिए कि आपने कोई मेडिसिन लिया, आपने कोई दवा लिया जिससे आपके बॉडी को नुकसान हो गया, मतलब वो साइड इफेक्ट दिखाया या हार्मफुल इफेक्ट उससे आपके बॉडी को मिला जिससे आप और अस्वस्थ हो गए, तो ऐसे मेडिसिन को मेडिसिन यानी औषधि नहीं कहा जा सकता है। औषधि वही होता है जो जिसकी जो जैविक प्रतिक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, चिकित्सीय होनी चाहिए और लाभदायक होनी चाहिए। यानी जिस मेडिसिन द्वारा हम स्वस्थ होते हैं या हमारे शरीर को लाभ मिलता है उसी को हम लोग औषधि या ड्रग्स कह सकते हैं। बाकी किसी भी केमिकल को ड्रग्स नहीं कहा जा सकता। ड्रग्स को पहले तैयार करना कैसे होता है, अब जो भी फार्मा वगैरह करते हैं तो वो जानते हैं कैसे ड्रग्स तैयार किया जाता है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये कहा जाता है कि जो ड्रग्स है उसको तैयार करते समय 2 तथ्यों का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे कौन कौन से 2 तथ्य हैं जिसको विशेष ध्यान रखना होता है? तो पहला होता है ड्रग टारगेट, औषधि लक्ष्य। इसको कहते हैं ड्रग टारगेट, औषधि लक्ष्य। यानी औषधि जो है शरीर में दीर्घ जैव अणु में क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल से इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करता है। और यही दीर्घ जैव अणु जो होते हैं लक्ष्य अणु या औषधि लक्ष्य कहलाते हैं। यानी औषधि को तैयार करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि औषधि तैयार हो
तो जिस काम के लिए, जैसे हम तीर चलाएं तो जो हमारा टारगेट हो वहां जाके लगना चाहिए। मारना है किसी और को, कहीं और मार दिए तो ये टारगेट नहीं ना होगा कि हमारा टारगेट वही था। टारगेट है बोर्ड का एग्जाम देना और आपका टारगेट कहीं कुछ और हो गया, तो इसका मतलब अपने टारगेट से आप भटक गए। उसी तरीके से औषधि तैयार करते समय ड्रग लक्ष्य का विशेष ध्यान दिया जाता है कि जिस कार्य के लिए, जिस रोग का निदान करने के लिए वो औषधि बना है, वो औषधि उसी टारगेट पर जाना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। पहली बात क्या है, ड्रग टारगेट की यानी औषधि लक्ष्य क्या होता है। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, औषधि उपापचय यानी औषधि को तैयार करते समय दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला क्या था, ड्रग टारगेट का, और दूसरा है औषधि उपापचय। इसका मतलब क्या है कि जब एक औषधि को शरीर में प्रविष्ट किया जाता है, चाहे वो इंजेक्ट कराएं या फिर हम लोग खा लेते हैं उसको, तो शरीर में भ्रमण करते हुए वो लक्ष्य अणु यानी ड्रग टारगेट तक पहुंच जाता है। और औषधि को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए कि बिना उपापचयित हुए, बिना मेटाबोलाइज्ड हुए वो लक्ष्य तक पहुंचे, टारगेट तक पहुंचे और शरीर को बिना किसी हानि के, शरीर में बिना किसी हानि के कार्य करे। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होता है औषधि को तैयार करते समय। और ये चीजें जब ध्यान में रहती हैं तो समझ लीजिए कि औषधि सही बनती है और वो अपने ड्रग टारगेट तक पहुंचने में कामयाब होती है और मरीज को, रोगी को इससे लाभ पहुंचता है, अंततः वह स्वस्थ हो जाता है। अब आइए बात करते हैं आगे हम लोग केमिकल्स इन मेडिसिन यानी औषधियों में रसायन, केमिकल इन फूड भोजन में रसायन, ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है औषधियों में रसायन, वो खंड 1 भी आप उसको कह सकते हैं, केमिकल्स इन फूड। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, पहला जो हमारा रसायन है वो एंटीपायरेटिक है यानी ज्वर नाशक है। ज्वर यानी बुखार, बुखार को नियंत्रित करने वाला ज्वर नाशक को एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग बच्चों डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाएंगे, वैसे मैं पीडीएफ भी आप लोगों को भेजूंगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, जो हमारा अभी मैंने आपको बताया ज्वर नाशक क्या होते हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन क्या होते हैं। तो समझेंगे वे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग उच्च ज्वर आने पर, ज्वर कब आता है, जब से हमारा कोई फिक्स बॉडी टेम्परेचर है। जैसे आजकल तो कोरोना के केस में आप देख ही रहे हैं, हर जगह थर्मल स्कैनिंग हो रही है, कहीं भी आप जाएंगे तुरंत स्कैन कर ले रहे हैं कितना आपका होना चाहिए। 38 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आपको माना जाता है कि आप सेफ जोन में हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, कहा जाता है कि वो सही है। तो उच्च ज्वर यानी उससे ज्यादा यदि टेम्परेचर हो जाए तो तापक्रम को फिर कम करना पड़ता है, फिर हमको ऐसे मेडिसिन लेना पड़ता है जो कि उच्च ज्वर को नियंत्रित कर सके। उसी मेडिसिन को ज्वर नाशक कहा जाता है, एंटीपायरेटिक कहा जाता है। जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो मेडिसिन है वो सभी लोग जानते हैं बेटा, पैरासीटामोल उसमें सबसे बेनिफिशियल होता है, यही दिया जाता है। और भी आप यूज कर सकते हो, जैसे एस्प्रिन यूज कर सकते हो, लेकिन एस्प्रिन कभी भी डॉक्टर हमेशा मना करते हैं, खाली पेट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिनेसिटीन है, पैरासीटामोल है, ये सभी एंटीपायरेटिक मेडिसिन है जिन्हें आप उच्च ज्वर आने पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार पहला टॉपिक खत्म हो रहा है एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग बात करते हैं एनाल्जेसिक के बारे में। दूसरा टॉपिक है बच्चों पीड़ाहारी या दर्द शामक, जिसको हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक। शरीर में दर्द है और दर्द को दूर करने के लिए, दर्द का निवारण करने के लिए किस प्रकार के मेडिसिन बच्चों लिए जाते हैं। तो मेडिसिन दो प्रकार के होते हैं। आप लोग देखते हैं कभी कभी मेडिसिन हम लोग ऐसा लेते हैं कि हम लोग अपना काम भी करते रहते हैं, फिजिकल कोई वर्क भी करते रहते हैं
और दवा ले लिया, ठीक भी हो गए। हाथ में दर्द हुआ, ब्रूफेन ले लिया या पैरासीटामोल ही खा लिया या कोई भी दर्द की दवा ले लिया जिससे कि हम लोग ठीक हो गए। लेकिन जब मेजर बहुत ज्यादा अगर पेन हो रहा हो, जैसे कैंसर के लास्ट स्टेज का जो पेन होता है वो, या किसी मेजर ऑपरेशन के टाइम जो पेन होता है वो, उस टाइम में जो मेडिसिन दिए जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि मानसिक चेतना को क्षीण कर देते हैं, यानी बेहोश कर देते हैं। तो दो तरह के मेडिसिन हैं समझिएगा। एक मेडिसिन वो है जो दर्द का निवारण बिना बेहोश किए करता है, बिना मानसिक चेतना को क्षीण किए करता है, बिना तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किए करता है। और एक मेडिसिन ऐसा है जो कि बेहोश कर देता है, मानसिक चेतना को क्षीण कर देता है। तो इसके भी दो कैटेगरी होते हैं। पहला होता है निद्राकारी पीड़ाहारी या स्वपाक पीड़ाहारी, जिसको इंग्लिश याद रखोगे ज्यादा बेटर होगा। और ऐसे ड्रग्स को, ऐसे मेडिसिन को कहा जाता है नार्कोटिक ड्रग्स या नार्कोटिक एनाल्जेसिक। क्या होते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक? जो पीड़ा को तो कम करते हैं, साथ में निद्रा और अचेतना भी उत्पन्न करते हैं, अर्थात बेहोश कर देते हैं। लेकिन ये कहा गया कि ये ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि आदत डालने वाले होते हैं, मतलब इनको लेने के बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे कि आपको फिर से तलब हो जाएगी कि इस मेडिसिन को मिले। यदि अपने से लेते हो तो, और डॉक्टर देते हैं तो डॉक्टर अपने हिसाब से कितना डोज देना है वो चीज आप लोग यूज करते हो। डॉक्टर देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता आप कौन सा मेडिसिन ले रहे हो, क्या कर रहे हो। जितने भी अफीम के व्युत्पन्न होते हैं, जैसे कोडीन हो गया, हेरोइन हो गया, मार्फिन हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक में कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल आप लोग बच्चों नोट कर लेंगे, कोडीन, हेरोइन और मार्फिन। मार्फिन तो खुद दिया जाता है कैंसर के लास्ट स्टेज में, जो पेन होता है उसमें मार्फिन की ही टैबलेट दी जाती है पेशेंट को, कि एक तरह से वो पेन किलर का काम करता है। और ज्यादा पेन होने पर ओवरडोज भी लेना पड़ता है उस मेडिसिन को, लास्ट स्टेज बचाने के लिए उस मरीज को नहीं होता, केवल उस मरीज के दर्द को कम किया जाता है। इस वजह से नार्कोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। तो नार्कोटिक ड्रग्स में क्या आएंगे? हेरोइन, कोडीन, मार्फिन, और ये सभी अफीम के भी उत्पन्न होते हैं जो कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, पहला क्लियर हुआ आप लोगों को। निद्राकारी पीड़ाहारी क्या है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, लास्ट में एग्जाम्पल जरूर आप लोग लिखेंगे, पीडीएफ में इसका जरूर आपको सेंड करूंगा। तो पीड़ाहारी या दर्द शामक में दूसरा टॉपिक है हमारा अनिद्राकारी पीड़ाहारी, अस्वपाक पीड़ाहारी क्या होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। अभी हमने नार्कोटिक ड्रग्स बताया, दूसरा है नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, जो बिना चेतना क्षीणता के, बिना बेहोश किए हम लोगों के दर्द का, शरीर के दर्द का निवारण करती हो। तो ऐसे मेडिसिन को अनिद्राकारी पीड़ाहारी कहते हैं, यानी चलते फिरते दर्द का निवारण हो जाए तो ऐसे मेडिसिन नॉन नार्कोटिक ड्रग्स कहलाते हैं, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें एस्प्रिन भी ले सकते हो। जनरली एस्प्रिन का प्रयोग जनरली नहीं करना चाहिए खाली पेट वैसे भी, क्योंकि एस्प्रिन जो होता है जल अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जो पेट में काफी परेशानी उत्पन्न करता है, बचना चाहिए उसको लेने से। ब्रूफेन, आइब्रूप्रोफेन भी यूज कर सकते हैं, या ब्रूफेन के नाम से भी टैबलेट आता है, वो आप प्रयोग कर सकते हो। नेप्रोक्सेन यूज कर सकते हो, या डाइक्लोफेनिक सोडियम या पोटेशियम का प्रयोग किया जा सकता है। ये जो मेडिसिन होते हैं ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधी क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, आप लोग देखते रहेंगे। पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा अच्छे से समझा करिए बच्चों, और तब नोट्स बनाया करिए। न आए बिल्कुल आप पूछिए, पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मैं बताने के लिए स्वतंत्र हूं। और कोचिंग खुलने के बाद भी
मैं हर चीज को दोबारा पढ़ाऊंगा, रिवीजन करूंगा उसका, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इंपॉर्टेंस आपको बेटा लगे तो ही आपको सोचना है कि किस तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि अभी ऑफलाइन आप नहीं आ सकते, ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हो और सिस्टमेटिक वे में आपको प्रिपरेशन करना है। सिस्टमेटिक वे का मतलब है कि अभी अगर आप ध्यान नहीं दोगे, इधर 2 घंटा उधर 2 घंटा उधर यूट्यूब चला के इधर उधर अगर तुम तैयारी करते रहोगे तो उससे आपका नुकसान होगा, आपका फायदा नहीं होगा। इसलिए हम जैसे पढ़ा रहे हैं और भी टीचर्स के जो भी वीडियो वगैरह मिलते हैं मैं अपलोड करता हूं, उसको ध्यान से आप लोग देखिए, पढ़िए। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है पीडीएफ को तैयार करना, फिर वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना, डाउनलोड करना, टीचर्स को बुलाना, ये सब सारी चीज़ें हम लोग करते हैं बेटा, किसी तरीके से आपके तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग का भी फर्ज बनता है कि उसको पूरी मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ आप लोग पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।